स्टूडेंट्स, हम 5th चैप्टर कर रहे थे जो है शासन का संगठन में व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, उसका आज ये पार्ट 2 है। हम अब तक व्यवस्थापिका क्या है ये पढ़ चुके हैं, व्यवस्थापिका क्या कार्य करती हैं ये पढ़ चुके हैं, और व्यवस्थापिका कितने प्रकार की होती हैं, उनका संगठन कितने प्रकार का होता है ये पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्थापिका के संगठन में। हमने पढ़ा था कि व्यवस्थापिकाएं जो होती हैं 2 भागों में बांटी जा सकती हैं, एक सदनात्मक या यूनिकैमरल जिसको कहते हैं, और द्विसदनात्मक यानी कि बाइकैमरल। मैंने आपको बताया था कि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका छोटे देशों में प्रचलित होती है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है भी नहीं। ज़्यादातर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाओं को अपनाया गया है। तो अब जो नेक्स्ट आता है टॉपिक वो ये आता है कि द्विसदनात्मक या बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स जो होती हैं उनके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और उनके विपक्ष में क्या बातें बोली जाती हैं। तो पहला उनके पक्ष में जो सबसे इम्पॉर्टेंट तर्क दिया जाता है वो है विवेकपूर्ण पुनर्विचार के लिए। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो निम्न सदन है वो अगर बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में किसी कानून को पारित कर देता है, या क्योंकि निम्न सदन में ज़्यादातर जो कार्यपालिका होती है उसका बहुमत होता है, तो वो अपने बहुमत के आधार पर किसी कानून में बहुत ज़्यादा सोच विचार या विचार विमर्श ना करने दे, या फिर जो दूसरा विपक्ष है उसके बारे में उसके विचारों को ज़्यादा ना सुने और फटाफट से किसी कानून को पारित कर दे। तो ऐसी स्थिति में जो उच्च सदन के पास जब ये भेजा जाता है, तो कानून पारित होने के लिए उच्च सदन के पास जाता है, तब वो इस पर दोबारा पुनर्विचार करते हैं, शांति से बैठकर बात करते हैं, और उन्हें ये अधिकार भी दिए गए हैं कि वो वापस पुनर्विचार के लिए निम्न सदन को भेज सकते हैं उस कानून को, कि हम चाहते हैं आप इन बिंदुओं पर करें। अब ये एक निम्न सदन के पास में विशेषाधिकार होता है कि वापस वो उस कानून को वैसा का वैसा पारित कर दे, तो फिर उच्च सदन को वो मानना पड़ता है कुछ कानूनों में, वित्तीय कानूनों में खास तौर से। बाकी में फिर गतिरोध पैदा होता है तो संयुक्त जो बैठक होती है उसका प्रावधान होता है आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इतना जो सब प्रोसेस चलता है उससे उस कानून के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है, लोगों को पता चलता है कि इस कानून पर डिबेट हो रही है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है, तो लोग ज़्यादा उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में एक ज़्यादा जन जागरूक फैसला सामने आता है। तो ये दूसरा बात है इसमें एक सदन की निरंकुशता पर रोक। मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि कई बार निम्न सदन में जो होता है वो जो कार्यपालिका होती है उसका बहुमत होता है, तो वो अपने मनमानी कर सकते हैं, ऐसे कानून बना सकते हैं जो देश के लिए ज़्यादा अच्छे ना हो। तो दूसरा सदन जो है इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का काम करता है। तीसरा है विशिष्ट वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व। द्वितीय सदन में जो होता है उसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक वर्ग या जाति या हितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि मतलब लोकतंत्र में जनरली ऐसा होता है निम्न सदन में, क्योंकि सामान्य लोग जो होते हैं वो वोट देते हैं, तो कई बार बहुमत के आधार पर जब जीत को आधार बनाया जाता है तो एक जो वर्ग विशेष होता है, अल्पसंख्यक वर्ग होता है या वंचित तबका होता है, उनके प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा जीत नहीं पाते। लेकिन अगर उनको द्वितीय सदन में, वैसे देखिए ये बात एक तरीके से सही मतलब सैद्धांतिक रूप से कही गई है, व्यवहारिक रूप से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक अगर अल्पसंख्यक वर्ग हो और वंचित तबका हो, उनका बहुत ज़्यादा से ना हो, तो राज्यसभा में या उच्च सदन में प्रतिनिधित्व मिलना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सैद्धांतिक रूप से सरकारें उस वर्ग विशेष को द्वितीय सदन में हिस्सेदारी देती हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व मिल जाता है, वो भी अपनी बात कह सकते हैं। चौथा है संघात्मक शासन के लिए अनिवार्य है। संघ की व्यवस्था को आप अच्छे से जानते हैं, एक केंद्र होता है, राज्यों की अपनी सरकारें होती हैं, तो जो उच्च सदन होते हैं ज़्यादातर उनमें, जैसे हमारे यहाँ ही है उच्च सदन क्या है, राज्यसभा, आपको नाम से समझ आ रहा होगा, राज्यों की सभा, यानी कि हमारे यहाँ उसमें राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। तो एक प्रकार से जो केंद्रीय व्यवस्था होती है उसमें निम्न सदन जो होता है वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है, और जो राज्यसभाएं होती है, उच्च सदन जो होता है वो राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये संघीय व्यवस्था के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्यभार में कमी। आज
आजकल जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार कि कार्यपालिकाओं के कार्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है, कई तरह की जो विकास हो रहे हैं वो इस तरह के हो रहे हैं कि कार्यपालिकाओं के पास में बहुत ज़्यादा काम है। साथ ही व्यवस्थापिका के भी बढ़ गए हैं, कई तरह के कानून निर्माण और कई तरह की नीतियाँ और सब बनाना पड़ता है। तो उसमें जो उच्च सदन है वो काफ़ी सहायता करता है, काम का बंटवारा हो जाता है काफ़ी हद तक, जो मुद्दे विवादास्पद नहीं होते उनके बारे में फटाफट कानून बन जाते हैं। फिर है प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व, जैसा कि हम अपने देश में भी एग्जाम्पल देखते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार होता है। वो कला क्षेत्र से और खेल से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनको चुन सकते हैं। तो ऐसे लोग जो चुनाव व्यवस्था के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व नहीं पेश कर पाते या नहीं चुनाव जीतने का में इंटरेस्टेड भी नहीं होते, जैसे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, कोई APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, उन्हें इलेक्शन लड़ने में और चुनाव जीत कर आने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो इस तरह के लोगों को, लेकिन उनके विशेषज्ञ ज्ञान की हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो हम कानून बनाएं या नीतियाँ बनाएं तो हम चाहते हैं कि वो उसमें अपनी बात रखें। तो इस तरह का जो प्रतिनिधित्व है वो उच्च सदन के माध्यम से दिया जा सकता है। नेक्स्ट है अपेक्षाकृत शांत वातावरण। इसका फ़ायदा क्या होता है कि शांति से विचार विनिमय हो सकता है। जो निम्न सदन होता है, अगर आपने कभी टीवी में लोकसभा की कार्यवाहियाँ देखी हैं तो आप समझ गए होंगे, वो कोई कुछ बोल रहा होता है, वो पीछे से कुछ और चिल्ला रहे होते हैं, शोर शराबा होता रहता है, बहुत ज़्यादा डिबेट का माहौल, गर्मा गर्म माहौल लोकसभा में जनरली, ज़्यादातर लोकसभा में। राज्यसभा में थोड़ी स्थिति सामान्य रहती है। जनरली ये सदन थोड़ा शांत माना जाता है, गंभीर विचार विमर्श के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो एक शांत वातावरण मिलता है, चिंतन मनन किया जा सकता है ताकि उस बात का कंक्लूजन निकाला जा सके। तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष हो गए। अब उसके बाद में इसके विपक्ष में क्या बातें कही जाती हैं? विपक्ष में पहली बात कही जाती है कि दूसरा सदन अनावश्यक है। दूसरा सदन अनावश्यक है तो इसके लिए एक फ्रांसीसी विचारक है एब्बे सीज, उनकी बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि विधि यानी कि कानून जनता की इच्छा होता है और जनता की किसी भी विषय पर दो इच्छाएं नहीं होती हैं, एक ही इच्छा होती है। तो जहाँ एक इच्छा है वहाँ पर एक ही सदन काफ़ी है। जनता का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो सदन कानून निर्मात्री संस्था के रूप में होना चाहिए। और अगर दूसरा सदन होता है तो वहाँ वो एक तरीके से विरोध और विभाजन की स्थिति ही लेकर आता है, उसमें कोई सहायता नहीं करता। इसीलिए दूसरे सदन को उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनता एक ही इच्छा रखती है, तो जो उसकी इच्छा को ज़्यादा बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है उसे ही कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है कि द्वितीय सदन अनावश्यक होता है। अब इसमें फिर से एब्बे सीज जो फ्रांसीसी विचारक है वो कहते हैं कि दिक्कत क्या होती है दूसरे सदन के साथ में, कि अगर वो पहले सदन का विरोध करता है तो सब कहते हैं कि बहुत ही दुष्ट है, और अगर वो सहमत हो जाता है पहले सदन से तो वो व्यर्थ है। मतलब आप दोनों कंडीशंस में उसकी कोई उपयोगिता नहीं ढूंढ पाते। अगर वो निम्न सदन या हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो राज्यसभा अगर हर बात में लोकसभा का समर्थन कर देती तो फिर तुम्हारी ज़रूरत ही क्या है। और अगर वो विरोध करती है तो सब कहते हैं कि ये समय नष्ट करते हैं, व्यर्थ में समय गंवाते हैं, कानून निर्माण में देरी कर देते हैं, ब्ला ब्ला। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों स्थिति बनती है कि इसे अनावश्यक कहा जाता है। तीसरा है इम्पॉर्टेंट गतिरोध की अवधारणा, गतिरोध की संभावना बन जाती है। ये क्यों बन जाती है? क्योंकि दो सदन होते हैं, दोनों को बराबरी के अधिकार होते हैं, तो उनके बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जनरली ऐसा होता है कि जो उच्च सदन होता है वो रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी लोगों का अड्डा बन जाता है और प्रगतिशील विधेयकों का विरोध करता है। ये जो आपकी बुक में सेंटेंस लिखा हुआ है ये ब्रिटेन के संदर्भ में लिखा गया है, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसी स्थिति है। भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उच्च सदन में थोड़े पैसे वाले मतलब करोड़पति टाइप के लोग ज़रूर पहुँचते हैं,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रगतिशील कानूनों का विरोध करते हों। ये ब्रिटेन के संदर्भ में, जहाँ की लॉर्ड सभा में जनरली वहाँ के सामंत वर्ग का प्रभुत्व है और वो थोड़ा विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। विलंबकारी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे वाचन होते हैं, पहले लोकसभा में पारित होते हैं, फिर राज्यसभा के पास जाते हैं, फिर राज्यसभा उसे पुनर्विचार के लिए लोकसभा के पास भेजती है, लोकसभा फिर से उस पर पुनर्विचार करती है, फिर वापस राज्यसभा को भेजती है, फिर वहाँ पर वो उसके ऊपर बहस होती है। ऐसा करते करते बहुत कानूनों को बनने में बहुत लंबा वक्त चला जाता है। अधिक खर्चीला, ये तो एकदम लॉजिकल पॉइंट है। अगर बहुत 2 सदन है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। दोनों जो दोनों सदन होते हैं उनके सदस्यों को वेतन भत्ते देने पड़ते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कोष पर भार पड़ता है। संघात्मक शासन के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही दिया गया था कि संघात्मक शासन के लिए ये आवश्यक होता है। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो राज्य हैं उसकी अगर अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका होती है, ना कि राज्यसभा। राज्य हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसका संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को कहा जाता है। क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी भी बात को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होता है कि वो उसके बारे में इंटरप्रिटेशन कर सके कि किसकी क्या स्थिति है। लेकिन ये थोड़ा सा इलॉजिकल, मेरा मतलब इलॉजिकल आप कह सकते हैं, क्योंकि गतिरोध में सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, लेकिन जहां हितों में सामंजस्य बिठाना हो या किसी मुद्दे का सिर्फ बातचीत से हल निकाला जा सकता हो, तो हमारे पास में बातचीत करने का एक ग्राउंड तो होना ही चाहिए, जो कि राज्यसभा है हमारे यहाँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बात में मुकदमेबाजी करके या कोर्ट जा कर के ही सुलझाया जाए। तो इसमें लिखा है ऐसा कि आवश्यक नहीं, ऐसा तर्क दिया गया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए एक नया सदन बना दिया जाए ऐसा करके। और 7वां पॉइंट है इसमें कि विवेकपूर्ण पुनर्विचार का तर्क व्यर्थ है। वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वास्तव में किसी सरकार को रोकने की शक्ति होती है या सरकार को पुनर्विचार करने के लिए बाध्यकारी शक्ति जो होती है वो जनता के पास होती है, ना कि किसी दूसरे सदन के पास में। यानी कि लोग अगर किसी कानून के निर्माण से सहमत नहीं है तो सरकार अपने आप उसको परिवर्तित करने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ये इसके द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका थी उसके पक्ष और विपक्ष के तर्क थे। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके आता है व्यवस्थापिकाओं का पतन या अवनति। तो ये बात कहाँ से उठी थी? अब देखिए 1825 में ही लॉर्ड ब्राइस की एक बुक आई थी मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जिसमें उन्होंने व्यवस्थापिकाओं का रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर समझाने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि व्यवस्थापिकाएं हमारे यहाँ पीड़ित हो गई हैं, पतन की ओर जा रही हैं, नौकरशाही की विजय हो रही है, कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है, ऐसा उन्होंने इस बुक में लिखा था। तो आपको ये किस संदर्भ में समझना है? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्यवस्थापिकाओं का जो पतन है उसको हमें किस संदर्भ में समझना है। एक्चुअली व्यवस्थापिकाओं का पतन कार्यपालिका के संदर्भ में हमें समझना है। मतलब अगर हम पहले की व्यवस्थापिकाओं और आज की व्यवस्थापिकाओं के बीच में तुलना करते हैं तो हम देखेंगे कि पहले की व्यवस्थापिकाएं ना तो इतने लंबे समय की बैठकें करती थी, ना इतने ज़्यादा कानूनों का निर्माण करती थी। आज की व्यवस्थापिकाएं बहुत लंबी बैठकें करती हैं, बहुत विचार विमर्श करती हैं, विशेषज्ञों की समितियां गठित की जाती हैं जो कि कानूनों के ऊपर बहुत गहन विचार विमर्श करती हैं और बहुत ज़्यादा कानूनों का निर्माण भी बढ़ गया है व्यवस्थापिकाओं में। लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थापिकाओं के पतन का या ह्रास का जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है, वो इस संदर्भ में यूज़ किया जाता है कि निरपेक्ष रूप से व्यवस्थापिकाओं का काम बढ़ गया होगा, लेकिन सापेक्ष रूप से कार्यपालिका के सापेक्ष में उनकी शक्तियां कम हो गई हैं। यानी कि व्यवस्थापिका भले ही अब ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन कार्यपालिकाएं पहले के मुकाबले इतनी शक्तिशाली हो चुकी हैं कि उसके संदर्भ में व्यवस्थापिकाएं जो हैं उनका पतन हुआ है।
तो कुल मिलाकर हम जो सामान्य बिंदु देखेंगे कि व्यवस्थापिकाओं के पतन या अवनति का टर्म क्यों यूज़ किया जाता है। तो पहला, कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि, मतलब पहले के जो परंपरागत कार्य थे कार्यपालिका के, तो जो औद्योगिक क्रांति के बाद का सिनेरियो आया है, बहुत सारे बदलाव आए हैं, कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है, उसके बाद में जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारें काम करने लगी हैं, उसके बाद में ज्ञान विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ, इन सब से कार्यपालिका की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो इस वजह से व्यवस्थापिकाओं की शक्ति थोड़ी क्षीण हुई है। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कानूनों का निर्माण किया जाने लगा है, इसीलिए व्यवस्थापिकाओं पर भी कानून बनाने का इतना ज़्यादा बोझ बढ़ गया है कि वो मोटा मोटा सा फ्रेमवर्क तैयार करती हैं और बाकी के रूल्स रेगुलेशन तैयार करने का काम कार्यपालिकाओं को ही सौंप दिया जाता है। तो ऐसा माने जाने लगा है कि इस तरह की व्यवस्था के कारण जो है वो व्यवस्थापिका की शक्ति का ह्रास हुआ है। तीसरा है रेडियो और टेलीविज़न या सोशल मीडिया। तो इसका एग्जाम्पल हम अभी भी देख रहे हैं कि संचार के साधनों का विकास इतना हुआ है कि अब जो कार्यपालिका है वो संसद की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करती, बल्कि जनता से सीधा संपर्क करती हैं, आमने सामने की बात करती हैं। जैसे हम अपने प्रधानमंत्री का ही लें अगर, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, तो वो मन की बात में लोगों से बातचीत करते हैं, उनके मुद्दों पर बात करते हैं, तो सीधा जनता से एक संवाद स्थापित हो रहा है, वो अपने जो भी उनके विज़न है उसके बारे में बात कर पाते हैं। तो इससे भी व्यवस्थापिकाओं के उस पर फ़र्क पड़ा है थोड़ा। चौथा है विशेषज्ञों की परिषदों और समितियों का विकास। ये एक ऐसा है जिससे व्यवस्थापिका की रेपुटेशन बढ़ी भी है और कम भी हुई है। मतलब अजीब सिचुएशन बनी है कि जनरली ऐसा होता है कि कानूनों के निर्माण का कार्यपालिका पहल करती है और फिर उसके बाद में विशेषज्ञों की परिषदों या समितियों को उस कानून जो है वो गहराई से जांचने के लिए दे दिया जाता है। तो अगर व्यवस्थापिका में कोई मंत्री और खड़ा होकर ये कहना चाहे कि मुझे इस बारे में इस संदर्भ में ये लग रहा है, या मेरे को इस संदर्भ में कोई समस्या है, कोई बात करनी है, तो उसे ये कह दिया जाता है कि नहीं, आप चिंता मत करिए, पर जो विशेषज्ञ हैं इस विषय के, उन्होंने इसे अच्छे से जांच लिया है और इसमें सब कुछ ठीक है। तो एक तरीके से वो उनकी जो शक्ति थी, जो जिस बात के लिए उन्हें हम चुनकर भेजे थे, उनकी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है। तो इससे भी वो हताशा उनमें आती है। फिर है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। तो युद्ध या सैनिक संगठन होते हैं, उस सैनिक संकट आते हैं, उस समय कार्यपालिका सर्वे सर्वा हो जाती है, क्योंकि त्वरित निर्णय लेना होता है, तुरंत निर्णय लेना होता है। जैसे भारत और चीन की सीमा पर अगर किसी प्रकार का तनाव है तो उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री को ही होना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत निर्णय ले सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि लोकसभा की बैठक हो, विचार विमर्श हो कि क्या स्टेप उठाया जाए, तो इतनी देर में तो कुछ भी हो जाएगा। तो एक इस जो आई है ना, सेना के ऊपर जो कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, उसकी वजह से भी ये फ़र्क पड़ा है। विदेश संबंधों की प्रधानता। विदेश संबंधों की प्रधानता किस संदर्भ में होगी कि एक्चुअली विदेशी संबंध पूरी तरह से कार्यपालिका पर निर्भर करते हैं। आप भी देखते होंगे न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में, हमारे प्रधानमंत्री ही कहीं जा रहे हैं, किसी देश से वार्ता हो रही है, उसके साथ किस प्रकार के वैदेशिक संबंध है, क्या आर्थिक समझौते हो रहे हैं, या सांस्कृतिक समझौते हो रहे हैं, या रक्षा समझौते हो रहे हैं, सारे के सारे कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति में जहाँ जहाँ वृद्धि होगी, वहाँ व्यवस्थापिका अपने आप थोड़ी डाउन फेज में चली जाएगी। फिर है सकारात्मक राज्य का उदय। सकारात्मक राज्य कौन सा राज्य होता है? कल्याणकारी राज्य होता है, अपने नागरिकों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर फोकस करता है। तो इससे क्या होता है कि कार्यपालिका को ज़्यादा काम करना होता है, उनके पास ज़्यादा शक्ति आ जाती है। फिर है दलगत राजनीति। दलगत राजनीति की वजह से भी, मतलब जैसे व्हिप का अनुसरण करवाते हैं। अभी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अभी तो इतनी बुरी कंडीशन है कि बाड़ाबंदी, आपने इतना न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। मतलब दलगत राजनीति की ये हालत है कि जो दल के मुखिया होते हैं वो अपने विधायकों को बांध लेते हैं
कि हम जो कहेंगे वही आपको करना है, आप उसके विरोध में नहीं जा सकते हैं, वरना उनके खिलाफ़ किसी तरह की कार्रवाइयाँ, तो उनको पार्टी से निष्कासित करना या उनको निकाल देना, मतलब वो अपनी बात भी नहीं रख सकते। अभी की जो अगर हम सिनेरियो देखें, चाहे आप नेशनल लेवल पे देखें चाहे स्टेट लेवल पे, हम तो रिसेंटली एग्जाम्पल देख के बैठे, तो इस दलगत राजनीति की वजह से भी जो विधायक व्यवस्थापिकाएँ हैं, मतलब हम किसी अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअली अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी बातों को रख सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन असल में वो एक दल की विचारधारा से जुड़े होते हैं। तो अगर अब ये मैंने आपको बता दिया कि इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, तो आपको इसका निष्कर्ष लिखना होगा। तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? पहले तो आप यही लिखेंगे कि निरपेक्ष दृष्टि से व्यवस्थापिकाओं की शक्ति में भले ही वृद्धि हुई हो, लेकिन कार्यपालिका के सापेक्ष उनकी शक्तियाँ जो हैं वो करीब करीब सभी पहलुओं में कम हुई हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि इसे व्यवस्थापिका का ह्रास या पतन नहीं कहा जाना सही नहीं है। क्यों कहा जाना सही नहीं है? क्योंकि कार्यपालिका जो होती है वो भी तो अंततः कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और जनता के प्रति उत्तरदायित्व वो किसके माध्यम से देती है? व्यवस्थापिका के माध्यम से। यानी कि एक जो अल्टीमेट प्रेशर है जनता का, वो व्यवस्थापिका के माध्यम से ही तो स्थापित किया गया है ना। तो बीच के मीडिएटर को ये कहना कि इनकी शक्ति कम है, या मतलब कम कह सकते हैं, लेकिन पतन हो गया है जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट अपना सुझाव अगर देंगे तो हम कहेंगे कि जैसे कार्यपालिका की शक्ति में सीमित वृद्धि हुई है, उसी प्रकार से विधायिका को भी अपने नियंत्रण और निर्देशन के तरीकों में व्यापक बदलाव लाना चाहिए और नए और इनोवेटिव तरीके ढूंढे जाने चाहिए, जिससे कि विधायिकाएं कार्यपालिका के ऊपर अच्छा नियंत्रण स्थापित कर सकें। तो ये आपका लेजिस्लेचर का चैप्टर पूरा हुआ है। नेक्स्ट मैं इसमें जो पेज दिया है वो आपकी बुक में ही जो क्वेश्चंस थे वो हैं छोटे क्वेश्चंस। 200 वर्ड्स में क्या पूछे जा सकते हैं, 50 वर्ड्स में, और 500 वर्ड्स में क्या पूछे जाएंगे आपसे। तो आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और आप में से कुछ करके, मैं बार बार कहती हूँ पर किसी ने अभी तक भेजा नहीं है, आप में से कोई क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर मुझे दिखाना चाहता है तो मुझे भेज सकता है। और अगर आपके पास बुक है तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा, चाहे आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इम्प्रूव होती है। मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ और वही बात बार बार कह रही हूँ। एक मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बार बार, मतलब मैं आपको मटेरियल कुछ PDF में भेज रही हूँ, कुछ कार्यपालिका से संबंधित, कुछ व्यवस्थापिका से संबंधित, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ये जो शासन का संगठन वाला 3 व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये पॉलिटी का बेस है। आगे जब आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा सिर्फ ये इरादा है, या मैं ऐसे उद्देश्य के साथ आपको भेज रही हूँ कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, या मैं जो आपको अपने हैंड रिटन PDF नोट्स भेजती हूँ, ये आपकी सीधे सिलेबस में जितना दिया हुआ है उससे रिलेटेड है। मतलब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें तैयार करनी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मटेरियल मैं भेज रही हूँ उसको आप प्रिंट निकलवा के रखिए, उन्हें आप पढ़िए, उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इम्प्रूव होगी, और फर्दर आप कभी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए ये नहीं परेशान होना है कि मैम ने इतना सारा मटेरियल क्यों भेज दिया और ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, इसको क्यों भेज रहे हैं, ऐसे परेशान मत होइए। आप उन्हें पढ़िए, सिर्फ मैं चाहती हूँ आप उन्हें पढ़ें, उन्हें समझें, उन क्वेश्चंस को देखें, ताकि आगे आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए जब तैयार करेंगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलकर आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। थैंक यू सो मच।